रहा है। देखिए, जो भी अलायंस एक बनता है वो सबसे पहले उसका मकसद होता है कि वो अपने आप को, अपनी फौज को, अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए। अब पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास मैन पावर है, पाकिस्तान के पास चाइना की टेक्नोलॉजी है जिसमें JF-17 हवाई जहाज पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो पाकिस्तान के पास ये है। टर्की के पास क्या है? टर्की का डिफेंस इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी वो वर्ल्ड में मानी हुई है, और स्पेशली अनमैन एरियल सिस्टम्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेवल प्लेटफॉर्म, सबमरीन्स वगैरह जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है टर्की इसको शिप बिल्डिंग में। और इसको सऊदी अरेबिया के पास क्या है? पैसा। सऊदी अरेबिया के पास एक पैसा है और एक स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी है। आप अगर सऊदी अरेबिया को देखें तो अरेबियन सी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो रेड सी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, और ये जो पूरा एरिया में, और स्पेशली ईरान, और इस सब के पीछे की ताकत वो है यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, आप यूनाइटेड स्टेट्स को मत भूलिए। कोई भी अलायंसेस इस टाइप के जिसमें सऊदी अरेबिया भी हिस्सा लेगा, पाकिस्तान भी हिस्सा लेगा, टर्की भी लेगा, विदाउट टैसिट अप्रूवल, मैं ये नहीं बोलता कि वो एक डायरेक्ट अप्रूवल इसको यूनाइटेड स्टेट्स से लेंगे। एक इसका जो टैसिट अप्रूवल है वो इनको इसको यूनाइटेड स्टेट्स से मिल रहा है, और इसीलिए हम ये इसको देखते हैं, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट एशिया में या उस मिडिल ईस्ट में ये अपनी इसको इन्वॉल्वमेंट को कम करना चाहता है। वो यहाँ पे एक ऐसी पावर सेंटर क्रिएट करना चाहता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया को आप मान लीजिए। अगर सऊदी अरेबिया को वो मजबूत कर पाता है पाकिस्तान की फौज से, टर्की की टेक्नोलॉजी से, तो आने वाले वक्त में सऊदी अरेबिया ईरान के अगेंस्ट और एक बहुत पोटेंट फोर्स बन सकता है जो आज नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट्स का, अगर अब मैं एक 10 सेकेंड्स आप मुझे और दीजिए, मैं ये कंप्लीट करता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरेबिया के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट अपना क्यों किया? बिकॉज इस न्यूक्लियर इसको बोला तो जा रहा है कि पीसफुल पर्पसेस के लिए किया, बट ये इस पीसफुल से ये आपका ऑफेंसिव और एक वॉर लाइक पर्पस बनते इसमें देर नहीं लगती। आपने इसको ईरान को भी देख लिया। तो सऊदी अरेबिया को एक काउंटर के लिए तैयार किया जा रहा है वेस्ट एशिया में ईरान के अगेंस्ट, और आने वाले वक्त में इसका भारत के ऊपर बहुत बड़ा असर होने वाला है। बिकॉज आज अगर पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में मजबूत होता है, टर्की के वेपन सिस्टम पाकिस्तान के पास आ जाते हैं, जॉइंट वेंचर्स टर्की जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की धरती पे करेगा, वो भारत के लिए एक चिंता का विषय बनेगा आने वाले वक्त में। और ऑलराइट इसलिए सर। मैं मानता हूं कि भारत को भी इजराइल के साथ एक सिमिलर एग्रीमेंट करना चाहिए। ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बिकॉज अगर हम इन देशों को काउंटर करना चाहते हैं तो हमारे साथ भी ऐसी ताकतें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है जिसको हमने इस्तेमाल किया है, और आने वाले वक्त में हम इसको और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अगर कल इसको नेतन्याहू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक फोन कॉल किया है तो उसकी भी कोई वजह हो। ऑलराइट सर। श्रुति दास गुप्ता के पास जा रहा हूँ, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। श्रुति मैम, दो सवाल मेरे। ये खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बेच सकता है सऊदी अरब को, ये खबर थी, और इस पर बहुत सारे इंटेल अमेरिका की तरफ से भी आए। इजरायलियन जो वहाँ पर डिफेंस मैगजीन्स हैं उन्होंने भी बहुत भारी भरकम आर्टिकल इस पर छापा था। दूसरा सवाल ये है कि इस्लामिक नेटो बनाने के पीछे पाकिस्तान का मकसद साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि खुद को प्रिजर्व करना, खुद को सेफ करना, और एक नकली झंडा उठाकर भागते रहना। जैसे कि मीडिएशन, अभी अमेरिका ईरान के मीडिएशन में पाकिस्तान ने खूब अपनी ढपली, अपनी राग बजाई कि हमारी वजह से ये सीज़ फायर हो रहा है और हम मीडिएशन कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब ने फिर नाम नहीं लिया उनका। क्या इस्लामिक नेटो एक शैडो है पाकिस्तान का, खुद को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाना और बाकी मुल्कों के दहशत से बचाने के लिए खुद को? देखिए, नमस्कार अमित जी, बाकी जी। पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार, और दर्शकों को भी। अब इसमें समझिए, पहली बात, आपकी बात से 100% मैं अग्रीमेंट रखती हूँ कि
पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको वो हॉक कर रहा है। हॉक कर रहा है मतलब एक तरह से उसकी खरीद फरोख्त हो रही है कि कौन कब किस लेवल पे प्रायोरिटी बेसिस पे किसके लिए ये फैसिलिटीज यूज की जा सकती है कल को अगर उस नेशन को जरूरत पड़ी। सबसे पहला जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट आया था वो आया था इसका सऊदी अरेबिया के साथ, और तब हमने ये बहुत साफ शब्दों में डिस्कशन करके ये कंक्लूजन निकाला था कि ये जो है इसमें पाकिस्तान की आर्मी को डिप्लॉय किया जा रहा है हुतीज के अगेंस्ट, जो सऊदी अरब के लिए वहां पे लड़ाई करेंगे ईरान के अगेंस्ट। जब अगर सऊदी अरेबिया को जरूरत पड़ी तो जैसे डिफेंसिव पोजीशनिंग ली है अभी भी ऑलरेडी उन्होंने सऊदी अरेबिया के लिए वो करेंगे। और तीसरी चीज, अगर जरूरत पड़ी तो सऊदी अरेबिया को इसराइल के पास होते हुए ये आपके न्यूक्लियर वेपन्स और ईरान के साथ सपोज्ड न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर अगर उन्हें फील करता है कि इनसिक्योरिटी हो रही है तो पाकिस्तान के ये जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसको वो यूज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं उसके बाकी सारे नेशंस के साथ भी हमने देखा, कुवैत ने साइन किया, बहरीन ने साइन किया, तुर्की ने साइन किया, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इनके साथ अब ये म्यूचुअल डिफेंस या डिफेंस रिलेटेड पैक्ट्स करे हैं ये पिछले कुछ हफ्तों के अंदर। तो इसका मतलब ये अम्ब्रेला की प्रोटेक्शन वो हर एक को साथ साथ में देते जा रहे हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली एक प्रायोरिटी लिस्ट होगी कि कौन पहले है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है। अभी वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं वहां पे आता है आपके दूसरे सवाल का जवाब कि कौन उसको कितना इकोनॉमिक हेल्प कर रहा है। जब ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट आया था तब सऊदी अरेबिया ने बहुत सारा वहां पे उनके अंदर स्पेशली जब यूएई ने अपना कैश मांगा था वापस, तो जो लोन वापस मांगा था तब बहुत सारा उन्होंने वापस इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के साथ। और आई बिलीव कि एक रिफाइनरी सेटअप करने की बात भी हो रही है तुर्की और सऊदी के पैसे से वहां पे ग्वादर पोर्ट के पास में। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक बेल आउट्स और जहाँ पे आपको जहाँ पे आपके लिए वाउच करने के लिए कोई चाहिए, जहाँ लोन ले रहे हैं आप, तो वहां पे ये आपको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिखाने वाली बात, ये सारी चीजें जहां जहां इस्तेमाल हो रही है इसके बेसिस पे आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 2 3 4 5 लगेगा। उसके बेसिस पे पाकिस्तान अपनी आर्मी, अपने मिलिट्री रिसोर्सेज, अपने न्यूक्लियर रिसोर्सेज आपको अब जरूरत के हिसाब से अवेलेबल कराता रहेगा। ये उसके लिए इकोनॉमिक बेल आउट है, ये जरूर है। जैसे सर ने आगे कहा कि ये उनके लिए गुड ऑप्टिक्स है, जियोपॉलिटिकल स्टेज के ऊपर अच्छा लगता है पाकिस्तान को कि जब उसका नाम इन बड़े देशों के साथ लिया जाता है और ये दिखाया जा रहा है कि वो सुरक्षा प्रोवाइड कराने के काबिल है इन लोगों को, और उनके लिए इट्स अ गुड मोमेंट। इसके कॉन्ट्ररी में अगर आप उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स को देखेंगे तो इस वक्त सब जगह उसको मतलब बुरी तरह से स्ट्रेच किया जा रहा है। यहाँ बीएलए के साथ प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ टीटीपी के साथ प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पीओजेके के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, हर जगह से वहां पे आर्मी अपने ही लोगों को मार रही है। तो ये एक इंस्टेबिलिटी जो फैक्टर है ये उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को और खराब कर रहा है। तो एक तरफ से वो अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इंटरनल उनकी उनकी करप्ट पॉलिसीज जो हैं और उनका जो स्ट्रक्चर जो है इंटरनल पॉलिसीज का, वो उसको अपने आप ही नीचे वापस खींचता जा रहा है। इस म्यूचुअल डिफेंस पॉलिसी को अगर मैं इंडिया की तरफ से अगर देखना चाहूंगी, या ये जो इस्लामिक नेटो को मैं अगर इंडिया एज एन इंडियन देखना चाहूंगी, तो मुझे इतना टेंशन या स्ट्रेस नहीं फील होता। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग हैं जो इसको एज अ काउंटर पॉइंट की देखो इंडिया के अगेंस्ट इस्लामिक नेटो खड़ा हो सकता है अगर पाकिस्तान के साथ कभी कुछ हुआ इंडिया का, तो ये मैं नहीं मानूंगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी जो दोनों नेशंस की, उस समय ऑलरेडी सऊदी अरेबिया का उनके साथ एक अग्रीमेंट हो रखा था ये म्यूचुअल डिफेंस वाला, और सऊदी अरेबिया ने अपने कोई मतलब अपनी तरफ से वहां पे कोई पहल नहीं करी थी, इट स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। तो मेरे हिसाब से इंडिया पाकिस्तान के एंगल